क्या आपने कभी नोटिस किया है एक कंपनी जो हर क्वार्टर नेट लॉस पोस्ट कर रही होती है अचानक से प्रॉफिट में कैसे आ जाती है? अक्सर ये मैजिक नहीं होता बल्कि एक फेज होता है जहां कंपनी के फंडामेंटल्स एक साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, जैसे सेल्स ग्रोथ का वापस आना, मार्जिन्स का इंप्रूव होना, इंडस्ट्री टेलविंड का सपोर्ट मिलना और डेट प्लस इंटरेस्ट बर्डन का कम होना। इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं अर्निंग्स टर्न अराउंड। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ समझना ये जरूरी है कि टर्न अराउंड तब मीनिंगफुल होता है जब प्रॉफिट कोर बिजनेस की वजह से आए, ना कि किसी वन टाइम गेन की वजह से। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स की जो अर्निंग्स टर्न अराउंड दिखा रहे हैं और साथ ही इनके टेक्निकल चार्ट्स को भी देखेंगे और समझेंगे कि ये टर्न अराउंड सस्टेनेबल है या सिर्फ एक वन ऑफ है। हमारा पहला स्टॉक है ब्लैक बक लिमिटेड। पिछले काफी क्वार्टर्स से कंपनी लॉसेस रिपोर्ट कर रही थी, जहां ऑपरेटिंग मार्जिन्स नेगेटिव थे, इसलिए बॉटम लाइन भी प्रेशर में थी। मार्च 25 क्वार्टर में कंपनी ने 281 सीआर का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया। इसका की ड्राइवर मार्जिन इंप्रूवमेंट रहा, जबकि वन टाइम टैक्स रिफंड का भी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन था। टैक्स रिफंड को एडजस्ट करने के बाद अंडरलाइन नेट प्रॉफिट 36 सीआर था। इंपॉर्टेंटली मार्च 25 के बाद क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन सस्टेन किए और 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर रही है। पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। ब्लैक बक इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल ट्रकिंग प्लेटफॉर्म है जो एसेट लाइट मॉडल के थ्रू टेक्नोलॉजी से ट्रक्स और बिजनेसेस को पैन इंडिया कनेक्ट करता है। अगर किसी कंपनी को गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो ब्लैक बक ऐप पर क्विकली ट्रक मिल जाता है और ट्रक ओनर्स को रेगुलर लोड्स, जिससे वेटिंग टाइम कम होता है और ड्राइवर्स की अर्निंग्स बढ़ती हैं। कंपनी का मेन प्रॉफिट इंजन टोलिंग और व्हीकल ट्रैकिंग है। इसी ग्रोथ के लिए कंपनी सुपर लोड्स और व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट को स्केल कर रही है। कंपनी अपना रेवेन्यू ट्रक ऑपरेटर्स से कमीशन इनकम, सब्सक्रिप्शन फी और सर्विस फी के फॉर्म में अर्न करती है। चलिए अब देखते हैं ये टर्न अराउंड कितना सस्टेनेबल है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं तो क्वार्टर 2 में कंपनी की सेल्स 52% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 151 सीआर रही, जो कोर बिजनेसेस टोलिंग, टेलीमैटिक्स और पेमेंट्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और इंडस्ट्री टेलविंड्स का रिजल्ट है। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज क्लियरली दिखी, जहां एक्सपेंसेस सिर्फ 37% बढ़े। इसका इंपैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर सीधा दिखा, जो 15 करोड़ से बढ़कर 36.5 करोड़ हो गया और ओपीएम 15% से इंप्रूव होकर 24% पर आ चुका है। नेट प्रॉफिट 29 सीआर रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी। ग्रोथ आउटलुक भी देख लेते हैं। इंडिया के $5.5 ट्रिलियन जीडीपी टारगेट के कॉन्टेक्स्ट में लॉजिस्टिक्स सेक्टर का एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी हो जाता है। अभी 170 से 175 बिलियन की ट्रकिंग इंडस्ट्री जो 8 से 9% एनुअली ग्रो कर रही है, काफी फ्रैगमेंटेड है, जहां स्मॉल ऑपरेटर्स की डोमिनेंस की वजह से यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी लो रहती है। ऐसे एनवायरनमेंट में ब्लैक बक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रोल रेलेवेंट हो जाता है, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्रैगमेंटेशन रिड्यूस करते हैं। मैनेजमेंट के मुताबिक कंपनी इंडस्ट्री टेलविंड्स के साथ ग्रो कर रही है, जहां कोर बिजनेस 37% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं और सुपर लोड्स को नेक्स्ट 6 महीनों में 4 हब्स से 14 से 15 हब्स तक स्केल करने का प्लान है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी देता है। बैलेंस शीट देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में रिजर्व्स 311 सीआर से 1220 सीआर हुए, जो जंप मेनली आईपीओ के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम की वजह से आया, जो फर्स्ट हाफ में भी सस्टेन हुआ। कैश इक्विवेलेंट्स फर्स्ट हाफ में 47% ऑफ टोटल एसेट्स हैं। ये इसलिए है क्योंकि आईपीओ प्रोसीड्स अभी लार्जली डिप्लॉय नहीं हुए। ये बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन आगे इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि कंपनी इस कैश को ग्रोथ और रिटर्न्स के लिए इफेक्टिवली कैसे यूज करती है। कंपनी का कैश फ्लो देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में लॉस में होने की वजह से कंपनी का सीएफओ टू नेट प्रॉफिट रेशियो नेगेटिव रहा, लेकिन अब जब कंपनी नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है तो इसका फर्स्ट हाफ में सीएफओ टू नेट प्रॉफिट रेशियो लगभग 206% रहा, जो बेटर कैश रियलाइजेशन दिखाता है। रिस्क एंड चैलेंजेस की बात करते हैं। पेमेंट्स और फास्ट टैग बिजनेस पर रेगुलेटरी चेंजेस का इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे पहले एनएचएआई ने फास्ट टैग फीस 1.5% से 1% रिड्यूस की थी, जो अर्निंग्स को अफेक्ट करती हैं। टेक्निकल चार्ट्स देखें तो लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग इनिशियल रैली दिखाई, जिसके बाद लगभग 8 महीने का कंसोलिडेशन फेज रहा। अगस्त 25 में वॉल्यूम्स के साथ डिसाइसिव ब्रेकआउट आया, जो ट्रेंड के लिए पॉजिटिव सिग्नल था। फिलहाल स्टॉक ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 748 का ऑल टाइम हाई बना चुका है। वहां से प्राइस थोड़ा करेक्ट हुआ है। 534 से 551 का जोन, जो पहले रेजिस्टेंस था, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। इन्वेस्टर्स
शेयर्स को इन लेवल्स पे क्लोज वॉच रखनी चाहिए। हमारा दूसरा स्टॉक है GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड। पहले मैनेजमेंट के कुछ व्यूज सुन लेते हैं। We ourselves were facing that capacity constraint. Despite that, we grew. Now that we have the capacity in place, I think the only thing that we really need to overcome, and I hope actually the airlines overcome, is the delivery of aircrafts. Right. So the latent demand is there. If the aircrafts get delivered, it will have some positive impact on pricing of tickets, and obviously that will have an impact on more growth. So we expect 8% to be a little bit more conservative. I think a double-digit growth is given. पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी लॉसेस रिपोर्ट कर रही थी, जहां हाई इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के चलते बॉटम लाइन प्रेशर में थी। लेकिन अब सितंबर 25 क्वार्टर में कंपनी ने 35 CR का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जहां मार्जिन एक्सपेंशन लेड बाय एक्सेप्शनल सेल्स ग्रोथ मेन ड्राइवर रहा। GMR एयरपोर्ट्स इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है और ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेटर्स में से एक माना जाता है, जो इंडिया के पैसेंजर ट्रैफिक का 27.5% कंट्रोल करता है। कंपनी दिल्ली और हैदराबाद जैसे हाई ट्रैफिक हब्स के साथ नॉर्थ गोवा और नागपुर जैसे ग्रोइंग एयरपोर्ट्स ऑपरेट करती है और इंडोनेशिया फिलीपींस में प्रेजेंस के साथ इंटरनेशनल फुटप्रिंट भी स्ट्रॉन्ग है इसका। 2 एयरपोर्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक इंडिया और एक ग्रीस में। GMR एयरपोर्ट्स का रेवेन्यू एविएशन चार्जेस, पैसेंजर फीस, लैंडिंग, पार्किंग और नॉन एविएशन इनकम, ड्यूटी फ्री, रिटेल, फूड एंड बेवरेजेस इनसे आता है। साथ ही कार्गो, रियल एस्टेट और इंटरनेशनल सर्विसेज भी कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वार्टर 2 में कंपनी की सेल्स 47% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 3670 CR रही। मेजर ड्राइवर्स रहे दिल्ली पर रिवाइज टैरिफ्स और दिल्ली ड्यूटी फ्री प्लस कार्गो बिजनेस का टेक ओवर, साथ ही हैदराबाद का स्टेडी ग्रोथ। इसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट 69% ईयर ऑन ईयर जंप करके 1447 CR हो गया और OPM 34% से इंप्रूव होके 39% आ गया। यहाँ कोर अर्निंग्स मोमेंटम क्लियरली दिख रहा है। बॉटम लाइन में भी टर्न अराउंड आया। नेट प्रॉफिट 35 CR रहा लास्ट ईयर के 429 CR के लॉस से, जहां प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई। हालांकि मैनेजमेंट ने बताया कि क्वार्टर में एक 60 करोड़ का नॉन कैश फॉरेक्स MTM हिट भी था, वरना नेट प्रॉफिट और बेटर होता। मैनेजमेंट ने रीसेंट सितंबर क्वार्टर में यह भी बताया कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पॉलिसी अलाइनमेंट की वजह से स्ट्रक्चरली लोअर आने वाला है। लगभग 150 CR ईयरली बेनिफिट और रिफाइनेंसिंग का फुल इंपैक्ट आगे क्वार्टर्स में इंटरेस्ट कॉस्ट को स्लाइटली रिड्यूस कर सकता है। ग्रोथ आउटलुक देखें तो इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है और आउटबाउंड टूरिज्म 12.3% CAGR से ग्रो होने का एस्टिमेट है, जो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को क्लियरली हाईलाइट करता है। इसी बढ़ती डिमांड को कैप्चर करने के लिए GMR एयरपोर्ट्स भोगापुरम एयरपोर्ट, जो 87.5% कंप्लीट हो चुका है और अगले 9 से 12 महीनों में ऑपरेशनल होगा, और ग्रीस का क्रेट एयरपोर्ट 60% कंप्लीशन के साथ स्टेडली प्रोग्रेस कर रहा है। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की बोरोइंग्स काफी हाई है और ये टोटल लायबिलिटीज का लगभग 80% है। कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करके अपने पुराने डेट को रीपे कर रही है, जो थोड़ा कंसर्निंग लगता है। इन्वेस्टर्स को बोरोइंग्स के इस ट्रेंड को ट्रैक करते रहना चाहिए। रिस्क एंड चैलेंजेस देखें तो जियोपॉलिटिकल और ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 2 में ट्रैफिक में 3.5% ईयर ऑन ईयर डिप आया, जो ये दिखाता है कि एविएशन सेक्टर शॉर्ट टर्म में एक्सटर्नल शॉक से टेम्पोरेरली इंपैक्ट हो सकता है। टेक्निकल चार्ट्स देखें तो जुलाई 24 में 103 का लेवल टच करने के बाद स्टॉक ने हेल्दी करेक्शन दिखाया और 70 के आसपास स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। इसके बाद स्टॉक ने हायर हाई और हायर लो पैटर्न के साथ रैली रिज्यूम की और 103 के पुराने रेजिस्टेंस पे क्लीन ब्रेकआउट दिया। अब स्टॉक उसी ब्रेकआउट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, जो ट्रेंड को सपोर्ट करती हैं। 97 के नीचे क्लोज आने पर ये ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। और हमारा आखिरी स्टॉक है वॉकहार्ट लिमिटेड। ये कंपनी भी पिछले काफी क्वार्टर से लॉसेस रिपोर्ट कर रही थी, जहां लो ऑपरेटिंग मार्जिन, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट और हाई टैक्स लायबिलिटी के चलते बॉटम लाइन प्रेशर में थी। लेकिन अब सितंबर 25 क्वार्टर में कंपनी ने 82 CR का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जिसका मेन ड्राइवर था मार्जिन एक्सपेंशन और लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट। अब देखना ये है कि ये टर्न अराउंड कितना सस्टेनेबल होगा। पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। वॉकहार्ट एक ग्लोबल रिसर्च ड्रिवन फार्मा कंपनी है, जो नोवेल एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स पे फोकस करती है। इसका कोर स्ट्रेंथ नोवेल एंटीबायोटिक्स है, यानी कि ऐसी नई मेडिसिन जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, जहां पुरानी एंटीबायोटिक्स फेल हो जाती हैं। कंपनी इस एरिया में पिछले 25 सालों से फोकस्ड R&D कर रही है। कंपनी की यूरोप में प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है और ये यूके के टॉप 3 इंडियन जेनेरिक फार्मा प्लेयर्स में से एक है। क्वार्टर 2 में कंपनी की सेल्स 782 CR रही, जो 3% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। ये लार्जली यूके बिजनेस में सॉफ्टनेस और पोर्टफोलियो रैशनलाइजेशन की वजह से आया, लेकिन बावजूद फ्लैट रेवेन्यूज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 62% ईयर ऑन ईयर जंप करके 178 CR हो गया और मार्जिन 14% से बढ़कर 23% आ गए। ये इंप्रूवमेंट रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने से आया। बॉटम लाइन पर भी क्लियर टर्न अराउंड दिखा। नेट प्रॉफिट 82 CR रहा वर्सेस 16 CR लॉस लास्ट ईयर, जिसमें हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी और इंटरेस्ट कॉस्ट में 25% ईयर ऑन ईयर रिडक्शन का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। ग्रोथ आउटलुक देखें तो वॉकहार्ट के ग्रोथ ड्राइवर्स क्लियरली इनोवेशन लेड हैं। Yeah, I think we are extremely happy. And effort of last 25-27 years. And our team has done an outstanding job. And they are today the most successful antibiotic drug discovery team in the world today. Because we have got 6 of our drugs in the fast track by FDA. Whereas no other company have more than 1 or 2. And that shows that we have a clear leadership position as far as the discovery of antibiotic is concerned. So we are now in a process of building a global organization to take the leadership in next decade or so. नोवेल एंटीबायोटिक सबसे बड़ा वैल्यू ड्राइवर है, जहां जेनिक ड्रग का इंडिया लॉन्च सेकेंड हाफ और फाइनेंशियल ईयर 27 में ग्लोबल लॉन्च का प्लान है। इस ड्रग का इंडिया में 17,000 करोड़ और यूएस प्लस यूरोप में $7 बिलियन का एड्रेसेबल मार्केट बताया गया है। बायोटेक और डायबिटीज बायोसिमिलर सेगमेंट में कंपनी अगले 3 साल में कैपेसिटी डबल करके 20 से 25% ग्रोथ टारगेट कर रही है। शॉर्ट टर्म में ह्यूमन इंसुलिन एक एक्स्ट्रा टेलविंड है। नोवो नॉर्डिक्स के फेज आउट के बाद इंडिया में 450 करोड़ और इमर्जिंग मार्केट्स में $157 मिलियन का अपॉर्चुनिटी ओपन हुआ है, जिसमें सिर्फ 3 प्लेयर्स इंक्लूडिंग वॉकहार्ट बेनिफिट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव होने के बावजूद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंटली कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने लॉस के बावजूद CFO पॉजिटिव दिखाया, मेनली रिसीवेबल्स रिकवरी की वजह से। फाइनेंशियल ईयर 25 में लॉस के साथ CFO नेगेटिव रहा क्योंकि वर्किंग कैपिटल सपोर्ट नहीं मिला। अब फर्स्ट हाफ में CFO 189 CR है। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी है कि कैश फ्लो स्टेबल हो, ना कि सिर्फ वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स पे डिपेंड करें। रिस्क एंड चैलेंजेस देखें तो कंपनी ने पिछले 6 से 7 सालों में 2000 करोड़ का हैवी इन्वेस्टमेंट न्यू ड्रग डिस्कवरी और बायोसिमिलर बिजनेस में किया है। अगर की ड्रग्स को टाइमली रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं मिले या कमर्शियलाइजेशन डिले हुआ तो रिटर्न्स, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज पर प्रेशर आ सकता है। इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। मार्च 2013 में स्टॉक ने 1999 का ऑल टाइम हाई बनाया था और फिर मार्च 2015 में उसी जोन के पास दोबारा पहुंचने के बाद स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा गया। इस करेक्शन के बाद स्टॉक ने 150 के आसपास लॉन्ग टर्म बेस बनाया, जहां से दोबारा रैली स्टार्ट हुई। रीसेंट फेज में स्टॉक ने पुराने ऑल टाइम हाई को चैलेंज किया, लेकिन वहां से थोड़ा प्राइस करेक्शन आया है। नियर टर्म में 1110 से 1220 का जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया लगता है। इन्वेस्टर्स को इन लेवल्स पे क्लोज वॉच रखनी चाहिए। तो ये थे वो 3 स्टॉक्स जहां अर्निंग्स टर्न अराउंड दिख रहा है, लेकिन याद रखिए सिर्फ प्रॉफिट आ जाना काफी नहीं होता। टर्न अराउंड तब सस्टेनेबल होता है जब कोर बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो, मार्जिन सस्टेन हो और प्रॉफिट्स कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहे हो। इसलिए नंबर्स के साथ साथ बिजनेस क्वालिटी, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी पे नजर रखना जरूरी है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस ही लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डिसाइड करते हैं। इनमें से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? कमेंट करके बताएं। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या रेकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें। अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।